मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं देवाशीष फ्रॉम आइंस्टाइन क्लासेस। मैं समझता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। अब ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। ये डिस्कशन खासकर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है जो कि अभी क्लास 9th में है और वो क्लास 10th में जा रहे हैं और जो स्टूडेंट सीबीएसई कोर्स करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 2018 से सीबीएसई 10th के लिए बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करेगा। अब सब लोग इस बात से थोड़ा घबराए हुए हैं कि आखिर 2018 में जो 10th का बोर्ड एग्जाम्स होएगा उसमें फॉर्मेट क्या होएगा। तो मैं उसी फॉर्मेट के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा अभी से स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि कैसे आप स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग करें 10th क्लास में, जिससे कि 2018 में आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं, मैं स्कॉलिस्टिक एरिया, जिसका नाम ऐसे दिया है सीबीएसई ने, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और ये स्कॉलिस्टिक एरिया क्या है वो देखते हैं। इस स्कॉलिस्टिक एरिया के अंदर आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। इस ऐसे में 5 सब्जेक्ट जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जिसको आप एडिशनल सब्जेक्ट कहेंगे, वो भी आप ले सकते हैं, जिसको सीबीएसई ने कहा है एडिशनल सब्जेक्ट। अब ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे देखते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे जिसमें कि हर स्टूडेंट को लेना ही लेना है। 6 एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो प्रिस्क्राइब करा है सीबीएसई ने, वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का मतलब क्या है। सीबीएसई ने कुछ पर्टिकुलर सब लैंग्वेज को प्रिस्क्राइब कर रखा है। उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज लेना है। जैसे मैं कुछ एक का नाम भी ले लेता हूं, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड कई सारे और भी हैं। इनमें से 2 लैंग्वेज लेना जरूरी है आपका। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज कंपलसरी है। इन 2 सब्जेक्ट में से, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट लेना काफी जरूरी है, वो तो कंपलसरी है। तो सपोज कोई स्टूडेंट इंग्लिश ले लेता है, इंग्लिश एज द लैंग्वेज ले लिया, फर्स्ट लैंग्वेज ले लिया, तो सेकंड लैंग्वेज जो लेगा वो जो रिमेनिंग लैंग्वेज में से है वो कोई भी एक वो सिलेक्ट कर सकता है। तो बीइंग द स्टूडेंट, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं क्लास 10th का, तो मैंने एक इंग्लिश ले लिया, उसके साथ मैंने हिंदी ले लिया। कोई ऐसा हो सकता है कि वो हिंदी ले ले और उसके साथ संस्कृत ले ले। हिंदी या इंग्लिश में से एक तो कंपलसरी है जो आपको लेना पड़ेगा, राइट। ये इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो यही मीनिंग है यहाँ पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का। तो इस तरीके से 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, 6ठा एडिशनल सब्जेक्ट हो गया। अब 6th एडिशनल सब्जेक्ट आप लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन यदि मैंने हिंदी और इंग्लिश ले रखा है तो 6th एडिशनल सब्जेक्ट में से कोई और लैंग्वेज मैं ले सकता हूं। जैसे मैंने फ्रेंच ले लिया, राइट। तो ये फॉर्मेट बनेगा। तो बीइंग द स्टूडेंट, मेरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। 6th एडिशनल सब्जेक्ट में मैंने एक लैंग्वेज फ्रेंच ले लिया, राइट। 6th एडिशनल सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे कि हर एक सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का होगा। तो यदि मैं 5 कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करूं तो टोटल मार्क्स जो होंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में 500 हो गए, राइट। अब 100 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड हुआ, ये काफी टेक्निकल पॉइंट है, इस बात को समझना काफी जरूरी है। 100 मार्क्स को सीबीएसई ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज 80 मार्क्स, अनदर वन इज 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का जो होगा हर एक सब्जेक्ट में आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होगा, और 20 मार्क्स जो होगा उसी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट बाय स्कूल। मतलब समझिए आप, सपोज मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स के 2 पार्ट हो गए, एक 80 मार्क्स हो गया, एक 20 मार्क्स हो गया। 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम आपका होएगा, 20 मार्क्स जो होएगा वो इंटरनल असेसमेंट बाय स्कूल, उसका पार्टिसिपेशन रहेगा, राइट। तो ये बात यहाँ पे है। अब आप एक और बात समझिए, 80 मार्क्स का जो बोर्ड एग्जाम्स होएगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको मिनिमम मार्क्स जो लाना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में पास करने के लिए 33% ऑफ 80 मार्क्स, दैट मींस 26.4 मार्क्स आउट ऑफ 80 यू हैव टू सिक्योर, यदि आप बोर्ड एग्जाम के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास करना चाहते हैं तो, राइट। एक बात ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 80 मार्क्स है उसका अलग से पासिंग मार्क है,
और जो 20 मार्क्स हैं जो कि इंटरनल असेसमेंट बाय स्कूल होएगा उसका अलग से पासिंग मार्क है, और दोनों मिला के अल्टीमेटली 33 रहेगा। मतलब हो गया यहाँ पे कि जो हर सब्जेक्ट में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे आपके 80 का 33%, इट विल कम आउट 26.4। तो यू हैव टू सिक्योर 26.4 मार्क्स टू पास इन दैट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में पास करने के लिए 26.4 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है, राइट? ये पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 20 मार्क्स जो आपका इंटरनल असेसमेंट बाय स्कूल होएगा, इसका भी 33% आपको अलग से लाना पड़ेगा, which will come out 6.6। That means यदि आपको इंटरनल असेसमेंट बाय स्कूल उसमें यदि पास करना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको 6.6 मार्क्स तो कंपलसरी है, पासिंग मार्क्स है ये। यदि आप इसे कम लाते हैं तो इंटरनल असेसमेंट बाय स्कूल में आप फेल हो गए। अब दोनों को मिला के यहाँ पे 26.4 और यहाँ पे 6.6, इट विल कम आउट 33 आउट ऑफ 100, राइट? ऐसा यहाँ पे नहीं है कि आप केवल बोर्ड एग्जाम्स में ले आइए 30 मार्क्स और यहाँ पे आप 3 मार्क्स ले आएंगे इंटरनल असेसमेंट में तो आप पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 30 मार्क्स यदि बोर्ड एग्जाम्स में लेके आते हैं तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में तो पास कर गए, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में आप फेल कर गए। या ऐसे समझे, इंटरनल असेसमेंट में आप सपोज 10 मार्क्स आउट ऑफ 20 ले आते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आपके 23 आ गए, तो 23 आउट ऑफ 80 फेल हो चुके हैं आप वहां पे। हालांकि दोनों मिला के पास हो रहे हैं, बट आप वहां पे इस जगह पे फेल हो चुके हैं। ये काफी टेक्निकल पॉइंट है, उस बात को ध्यान में रखना है आपको। जस्ट ये नहीं है कि 33 सिक्योर करना है आउट ऑफ 100। 33 में से कम कंट्रीब्यूशन 26.4 बोर्ड एग्जाम्स का होना चाहिए और 6.6 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का होना चाहिए, राइट? तो इस बात को ध्यान में रखना है, बार बार मैं कह रहा हूं आपको। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे। इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्कूल जो 20 मार्क्स का है, उसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया हर एक सब्जेक्ट में। पहला पार्ट पीरियोडिक टेस्ट, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इस पीरियोडिक टेस्ट को 3 बार कंडक्ट करा जाएगा स्कूल के पेपर में। आपके स्कूल में 3 दफे ये कंडक्ट होएगा, अलग अलग इंटरवल पे, जो स्कूल खुद डिसाइड करेगा। अब इसमें क्या होएगा कि 3 टेस्ट में से आपके 2 बेस्ट मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे, उनका एवरेज लिया जाएगा और वो एवरेज मार्क्स ही आपका 10 मार्क्स में से वो मार्क्स कंसिडर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज स्कूल 3 बार टेस्ट कंडक्ट करता है, पीरियोडिक टेस्ट। एक पेपर में पहले टेस्ट में मेरे 8 आउट ऑफ 10 आ गए, अगले टेस्ट में 7 आउट ऑफ 10 आ गए, फिर थर्ड टेस्ट में 9 आउट ऑफ 10 आ गए। तो इसमें बेस्ट 2 मार्क्स कौन कौन सा है? 8 and 9। 8 plus 9 डिवाइड बाय 2, दैट्स द एवरेज। ये कितना आ गया? 8.5। इसका मतलब मेरे को 10 मार्क्स में से 8.5 मार्क्स अलॉट होएगा। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, पहला जो पीरियोडिक टेस्ट होगा उस टेस्ट में पीछे के सारे सिलेबस आएंगे। सेकंड पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें पीछे का तो सिलेबस आएगा ही, साथ में नया सिलेबस भी आएगा। और जो थर्ड पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट सिलेबस जितना पीछे हो चुका है वो सारा आएगा। तो मैं आपको एक टेक्निकली एक पॉइंट बताता हूं, ट्रिकी पॉइंट। आप कोशिश ये करें कि पहले पीरियोडिक टेस्ट में 10 on 10 लाने की और सेकंड पीरियोडिक टेस्ट में भी 10 on 10 लाने की बेस्ट करने की कोशिश करें। क्यों? पहले पीरियोडिक टेस्ट में आपका सिलेबस कम होगा तो मार्क्स अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना आसान है। सेकंड पीरियोडिक टेस्ट में रिलेटिवली उसमें भी पीरियोडिक टेस्ट 3 के मुकाबले कम सिलेबस होगा तो उसमें आप बेटर कर सकते हैं। तो आप ट्राई करें कि पहले ही पीरियोडिक टेस्ट में और सेकंड पीरियोडिक टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करने का, राइट? तो यदि आप 10 on 10 दोनों टेस्ट में ले आते हैं तो आपका पीरियोडिक टेस्ट 3 में आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, राइट? तो इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे नोटबुक सबमिशन, ये 5 मार्क्स है। नोटबुक सबमिशन में क्या होगा कि आपने नोटबुक को कितना अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, प्रॉपर्ली नोट्स लिया या नहीं लिया है, असाइनमेंट जो आपको दिए गए हैं वो असाइनमेंट आपने सबमिट करा या नहीं करा है, आप स्कूल में रेगुलरली आ रहे हैं नहीं आ रहे। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए उस सब्जेक्ट का 5 मार्क्स कंसिडर करा जाएगा। तो ये कितने होंगे? 10 + 5, इट विल कम आउट 15। अब नेक्स्ट और लास्ट 5 मार्क्स देखिए उस सब्जेक्ट का, उसमें सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, अब इसका मतलब समझिए, मैं समझाता हूं आपको। सपोज मैथ्स का लेते हैं, मैथ्स में सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी क्या लिया गया है? प्रैक्टिकल ऑफ मैथ्स। मैथ्स प्रैक्टिकल को अलग से 5 मार्क्स अलॉटेड है, इसी का नाम दिया गया सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स में से जो अलॉट किया जाएगा वो कंसिडर करा जाएगा। सोशल साइंस की बात करें,
तो यदि मैं सोशल साइंस की बात करता हूं तो उस केस में सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी क्या आएगा, मैप वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये दोनों को सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में लिया जाएगा जब आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है। जब आपका लैंग्वेज 1 है एंड लैंग्वेज 2 है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग एबिलिटी वही कंसिडर करा जाएगा सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में इन केस ऑफ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। साइंस में क्या होगा, प्रैक्टिकल्स, ये आपका कंसिडर करा जाएगा सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में, राइट। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स आपका डिवाइड रहेगा 80 एंड 20 में। 20 मार्क्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। टेक्निकलिटीज समझ लीजिए आप, और इस टेक्निकलिटीज को समझते हुए आप अपने टाइम को, आप अपने स्टडी को प्लान करें, स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए ताकि आप क्लास 10th में आप अपने इनपुट के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो मैंने आपको इस सेशन में जो समझाया, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस करा है वो हमने डिस्कस किया है क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम जो सीबीएसई कंडक्ट कर रही है 2018 में, उसके ऊपर मैंने डिस्कस करा है, क्योंकि ये डिस्कशन काफी जरूरी था। कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्लास 10th का जो आपका 2018 का बोर्ड एग्जाम्स किस तरीके से पूरा फॉर्मेट रहेगा। तो मैंने वही पूरा फॉर्मेट आपके सामने रखा है और उसके ऊपर मैंने डिस्कस करा है। आने वाले टाइम में कई सारी स्ट्रेटेजी, कई सारे प्लान मैं बताऊंगा आपको, साथ में क्लास 10th से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वीडियो लेक्चर्स भी लेके आएंगे हम लोग। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट होंगे, जो भी नए वीडियो लॉन्च होंगे, उसका कंप्लीट अपडेट आपके पास आता रहेगा। और दूसरों को हमारे चैनल के बारे में जरूर से बताएं ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।